हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। और आपके इस सेकेंड पार्ट में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल धारणा क्या है, केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सवाल आता है, ये मोल है क्या? मोल क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, इसमें हमने थोड़ा पॉइंट आउट किया है। एक मोल की बात करें या 1 ग्राम मोल की बात करें या 1 ग्राम अणु की बात करें, तो तीनों एक ही हैं। इसका मतलब एक ही है। अगर हम 1 मोल कहें या 1 ग्राम मोल कहें या 1 ग्राम अणु कहें, तो तीनों का मतलब एक ही है। थोड़ा सा डिफिनीशन के रूप में इसको हम नोट करेंगे और समझेंगे क्या चीज़ है ये। 1 ग्राम मोल होता क्या है, तो उसे लिखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद समझेंगे। किसी भी तत्व अथवा यौगिक का किसी भी तत्व अथवा यौगिक का जितना अणुभार होता है, किसी भी तत्व अथवा यौगिक का जितना अणुभार होता है उतना भार ग्राम में ले लें। उतना भार यदि ग्राम में ले लें, तो उसे उस तत्व का 1 ग्राम मोल अथवा 1 मोल अथवा 1 ग्राम अणु कहा जाता है, अथवा 1 ग्राम अणु कहते हैं। परिभाषा इससे क्लियर हो रहा है। किसी भी तत्व अथवा यौगिक का जितना अणुभार होता है उतना भार यदि ग्राम में ले लें, तो उसे उस तत्व का 1 ग्राम मोल अथवा 1 ग्राम अणु कहते हैं। अर्थात सपोज दैट हाइड्रोजन का हमने ले लिया। जैसे एग्जाम्पल में नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का अणुभार अगर हम निकालें, तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल 2 अणु से मिलकर बना है, यानी कि 2 होगा। तो हाइड्रोजन का अणुभार अगर 2 है, तो हम कहेंगे कि अगर हम 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन ले लिया है, तो हम कहेंगे कि हमने 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया है। 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया है, या इसी को कहेंगे 1 ग्राम मोल हाइड्रोजन ले लिया है। 1 ग्राम मोल H2 हाइड्रोजन ले लिया है, या 1 ग्राम अणु हाइड्रोजन ले लिया है, ये हम कह सकते हैं। किसी भी तत्व अथवा यौगिक का जितना अणुभार होता है, अगर उतना भार हम ग्राम में ले लें, तो हम कहेंगे कि वही उस तत्व का 1 ग्राम मोल है, या 1 ग्राम अणु है, या 1 मोल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने एग्जाम्पल बताया। हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है, और हाइड्रोजन का अणुभार 2 है। अगर हम 2, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन हमने ले लिया, या हम कहेंगे 1 ग्राम मोल
हाइड्रोजन ले लिया, या कहेंगे 1 ग्राम अणु हाइड्रोजन ले लिया। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं और बिल्कुल इजी भाषा में हमने इसे मेंशन किया है। ये आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट याद रहना चाहिए। किसी भी तत्व अथवा यौगिक का जितना अणुभार होता है उतना भार यदि ग्राम में ले लें तो हम उसे उस तत्व का 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम अणु या 1 मोल हम कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरी डेफिनेशन जो है वो है ग्राम परमाणु की। ग्राम परमाणु की, इसे हम मिटा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु क्या है? ग्राम परमाणु, किसी भी इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे फिर इसको समझेंगे क्या है ये। किसी तत्व का जितना परमाणु भार होता है, किसी तत्व का जितना परमाणु भार होता है किसी तत्व का जितना परमाणु भार होता है उतना भार यदि ग्राम में ले लें, उतना भार यदि ग्राम में ले लें, ग्राम में ले लें, उतना भार यदि ग्राम में ले लें तो इसे ही उस तत्व का ग्राम परमाणु कहते हैं। उस तत्व का, इसे ही उस तत्व का ग्राम परमाणु कहते हैं। ग्राम परमाणु कहते हैं। क्लियर? किसी तत्व का जितना परमाणु भार होता है उतना भार यदि ग्राम में ले लें तो इसे ही उस तत्व का ग्राम परमाणु कहते हैं। आप समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कैसे, क्या बात कह दिया गया आपको, क्या बता दिया गया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं भैया। सपोज दैट हम क्या ले रहे हैं, सपोज दैट ले रहे हैं हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 14 ग्राम क्या ले लें, नाइट्रोजन ले लें, 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लें, 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लें तो हम कहेंगे कि हमने एक ग्राम नाइट्रोजन परमाणु ले लिया है। नाइट्रोजन परमाणु ले लिया है, 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु ले लिया है। 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु। इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है। अगर हम 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लें तो हम कहेंगे कि हमने 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु ले लिया है। और भी अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए और दूसरा बता रहा हूँ, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम, Na सिंबल लिखा जाता है। सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार होता है 23। यानी कि अगर हम 23 ग्राम सोडियम ले लें तो हम कहेंगे कि हमने 1 ग्राम सोडियम परमाणु ले लिया है। 1 ग्राम परमाणु सोडियम ले लिया है। इस तरह से आप कह सकते हैं। किसी भी तत्व का आप ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में बताया गया है किसी भी तत्व का जितना परमाणु भार होता है उतना भार यदि ग्राम में ले लें तो इसे उस तत्व का ग्राम परमाणु कहते हैं। सोडियम का मैंने बताया, नाइट्रोजन का बताया, ऑक्सीजन का भी आप ऐसे कर सकते हैं।
बिल्कुल सिंपल वे में आप इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसे हम मिटा रहे हैं। नोट कर लिया होगा आपने, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप इस तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे और सपोर्ट करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो हम ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार और पॉइंट टू पॉइंट बातें आपको सिखाते रहेंगे, जो आपके लिए केमिस्ट्री 12th और 11th के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आपका सपोर्ट ही बेहतर है हमारे लिए। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, ग्राम आयन। ग्राम आयन क्या होता है? ग्राम आयन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो ग्राम आयन क्या है? किसी भी आयन का, किसी भी आयन का जितना आयन भार होता है, किसी भी आयन का जितना आयन भार होता है, किसी भी आयन का जितना आयन भार होता है उतना भार ग्राम में ले लिया जाए, उतना भार ग्राम में ले लिया जाए, ग्राम में ले लिया जाए, तो उसे ही ग्राम आयन कहते हैं। उसे ही उस तत्व का ग्राम आयन कहते हैं। उस तत्व का ग्राम आयन कहते हैं। ग्राम आयन कहते हैं। क्लियर हो गई डेफिनेशन? एक बार फिर से सुनेंगे। किसी भी आयन का जितना आयन भार होता है उतना भार यदि ग्राम में ले लिया जाए तो उसे उस तत्व का हम ग्राम आयन कहते हैं। कैसे, क्या कहने का मतलब हो गया? एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपके पास आयन है कार्बोनेट आयन, ये है आपका कार्बोनेट आयन। तो हम इसका आयन भार निकालेंगे। आयन भार अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? आयन कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 टाइम्स है तो 16 का 3 टाइम्स से गुणा करेंगे, यानी कि 12 होगा प्लस 16, 16 3 48 जोड़ेंगे तो आएगा 60, यानी कि 60 आएगा। आयन भार की अगर हम बात करें कार्बोनेट के तो इसका आयन भार 60 आएगा। अब अपने डेफिनेशन नोट कर लिया होगा, इसे हम इसे मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 16 ग्राम ये हो गया। अब यानी कि अगर हम 16 ग्राम कार्बोनेट ले लेते हैं, 16 ग्राम कार्बोनेट, तो हम कहेंगे कि हमने उसका 1 ग्राम आयन ले लिया है। 1 ग्राम आयन 1 ग्राम आयन 1 ग्राम आयन कार्बोनेट ले लिया है। कार्बोनेट आयन 1 ग्राम आयन कार्बोनेट। और इसी तरह से अगर हम कहें कि सोडियम आयन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहला तो हो गया कार्बोनेट, दूसरा एग्जांपल लेंगे सोडियम आयन का। सोडियम आयन का आयन भार, सोडियम आयन का आयन भार, सोडियम आयन का आयन भार क्या होगा? 23 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमने 23 ग्राम ले लिया, 23 ग्राम सोडियम आयन ले लिया, इसका मतलब हमने क्या किया? 1 ग्राम आयन सोडियम ले लिया। 1 ग्राम आयन सोडियम, 1 ग्राम आयन सोडियम ले लिया। तो ये हो गया आपका आयन, ग्राम आयन। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। 1 मोल अथवा 1 ग्राम मोल अथवा 1 ग्राम अणु की परिभाषा और एग्जाम्पल क्लियर हो गई। ग्राम परमाणु भी क्लियर हो गया, ग्राम आयन भी क्लियर हो गया आपका। तो ये चीज़ हो गई आपकी, इसे आप नोट कर सकते हैं।
एक और आपको मोल की संख्या, मोलों की संख्या निकालने का एक फार्मूला है, इससे यहीं पर आप जान लीजिए मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। कई बार सवाल आता है मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। एक ग्राम मोल की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालने का एक फार्मूला है, उसे याद रखेंगे। मास गिवन, मास गिवन होगा, मास दिया होगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से, मोलर मास से। मोलों की संख्या मास गिवन मिलेगा तो हम मोलर मास से डिवाइड करके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मोलर मास क्या होता है? सपोज दैट H2O की अगर हम बात करें तो H2O का मोलर मास, H2O का मोलर मास निकालेंगे। H2O का मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, यानी कि 18 हो गया। ठीक है, तो मोलर मास आपका हो गया 18। समझ गए मोलर मास क्या होता है? ये चीज़ आप क्लियर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक और फार्मूला है मोलों की संख्या निकालने का, मोलों की संख्या निकालने का, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ये होगी विशेष रूप से फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए मोलों की संख्या होगी। इसमें क्या होगा? वैल्यूम गिवन होगा, वैल्यूम, वैल्यूम आपको दिया गया होगा, वैल्यूम गिवन होगा। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 लीटर से या 22,400 मिलीलीटर से। ये दो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला मोल निकालने का, दूसरा फार्मूला मोल निकालने का, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मोलों की संख्या ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं एवोगैड्रो संख्या पर। एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कहा था कि कोई भी तत्व होगा वो अणुओं से मिलकर बना हुआ था। इन्होंने कहा कोई भी अणु जो होगा वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और इन्होंने कहा था कि एनटीपी और एसटीपी पर किसी भी गैस के, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल में, 1 ग्राम मोल में, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, एवोगैड्रो संख्या होती है, संख्या होती है, संख्या होती है। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है इसको नोट करेंगे। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर अणु दिया है तो अणु लिखेंगे, परमाणु दिया है तो परमाणु लिखेंगे। आप यूनिट, यूनिट लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट होती है। ठीक है,
तो ये भी क्लियर हो गया एवोगैड्रो संख्या एनटीपी या एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या जो होती है एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। संख्या के बराबर या संख्या ही होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं बात को। ये चीज़ क्लियर हुई। आइए इसी बात पर हम एक सवाल लगाते हैं। एक और पॉइंट यहीं पर इंक्लूड करने वाले हैं, इसे आप नोट करेंगे। और उन्होंने कहा था कि किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल, आगे लिखेंगे, यहाँ से इसको नोट कर लिए हैं। किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल का आयतन, का आयतन एनटीपी पर, एनटीपी अथवा एसटीपी की परिस्थिति में, की परिस्थिति में, की परिस्थिति में 22,400 मिलीलीटर अथवा 22.4 लीटर होता है, लीटर होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि आगे चल करके हम इसी बात पर सवाल भी लगाने वाले हैं। ये क्लियर हो गया। किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल का आयतन एनटीपी पर या एसटीपी पर, एसटीपी की परिस्थिति में 22,400 ml अथवा 22.4 लीटर होता है। एनटीपी सोच रहे होंगे क्या है। एनटीपी का मतलब हो गया, एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर। और जो टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की बात की गई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। और प्रेशर की बात करें तो 76 मिलीमीटर पारा दाब के बराबर होता है, 76 ml/Hg दाब होता है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो गया क्लियर। अब इसी बात पे हम कुछ सवाल लगाएंगे 2-3 और सवाल को समझेंगे। चलिए सवाल लगाएंगे। सवाल क्या है? सवाल है 4 ग्राम मेथेन में, पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम मेथेन में 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 एनटीपी पर, एनटीपी पर अणुओं की संख्या ज्ञात करो, अणुओं की संख्या ज्ञात करो,
अणुओं की संख्या ज्ञात करो। सवाल है 4 ग्राम मीथेन में एनटीपी पर अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता है किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। और अगर हम मीथेन का अणुभार निकालें, मीथेन का अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन 4 है, यानी कि 1 × 4 करेंगे 12 + 4 यानी कि 16 आ गया। आपको पता है इसका मतलब एक मोल अगर हम मीथेन का लेंगे तो आएगा 16 ग्राम, यानी कि और एक मोल में जो अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। तो 16 ग्राम लिखेंगे। 16 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या कितनी है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, यानी 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अणु होते हैं। तो 1 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या, 1 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या क्या होगी? डिवाइड कर देंगे 16 से, इतना हो जाएंगे। आपसे सवाल में पूछा 4 ग्राम मीथेन में एनटीपी पर अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो 4 ग्राम में निकालेंगे, फिर एक में हमें पता चल गया तो 4 निकाल ही लेंगे। 6.023 × 10⁻23/16 × 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। मैथ आप लोग आता है आपको अच्छे से। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, फिर से डिवाइड करेंगे इसको 4 से। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 10, 20 हो गया, 0 हो गया, 4 5 फिर आ जाएगा 7, यानी कि 1.5057 × 10⁻23 अणु होंगे। ये हो गया आपका क्लियर। 4 ग्राम मीथेन में एनटीपी पर अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर लिया। बिल्कुल इसी वे में, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। चलिए आप इसे मेंशन कर लें, फिर आगे हम चले अगले सवाल पर। एक और टाइप का सवाल है, इसे आप नोट कर सकते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा एक और टाइप का सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरे टाइप का सवाल है। इसमें लिखेंगे एनटीपी पर, सवाल लिखेंगे एनटीपी पर 560 ml कार्बन डाइऑक्साइड, एनटीपी पर 560 ml कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अणुओं की संख्या ज्ञात करो। एनटीपी पर अणुओं की संख्या ज्ञात करो। चलिए सवाल समझते हैं, सवाल में क्या कहा गया है। और आपको पता है किसी भी गैस का एनटीपी पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो 22,400 ml होता है और 1 मोल का होता है। यानी कि आपको पता है कि 22,400 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अणुओं की संख्या कितना होगी? एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी।
एवोगैड्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो 1 ml में हम निकालेंगे, 1 ml कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में अणुओं की संख्या कितना होगी, 6.023 इंटू 10⁻23 अपान करेंगे 22400। ठीक है। और आपसे सवाल पूछा है 560 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। 560, यानी कि अब हम 560 में निकाल लेंगे। 560 ml कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या क्या होगी, यानी कि गुणा कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 22400 इंटू कितना करेंगे 560, 10 से 0 कैलकुलेट कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। 7 से कटेगा 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 8 56, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 4 से भाग दे देंगे कितना आएगा, 4 से जब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 के 4, 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, 4 7 28, यानी 1.5057 इंटू 10⁻23 अणु। ये आएगा आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भी सवाल बन सकते हैं कई टाइप के, जिससे आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और सवाल इसी टाइप पे लगाते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं।